हमने थर्ड चैप्टर किया फिर नेशनल इनकम का। हमने कहा कितने मेथड्स होते हैं हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की। तीन मेथड्स होते हैं। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? एनएनपी एफसी। क्या निकालना चाह रहे हैं? एनएनपी एफसी निकालना चाह रहे हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो ध्यान रखना। तो हमने कहा इसको निकालने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। सर्कुलर फ्लो में तीन स्टेजेस होती थी कि प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करने की वजह से हाउस होल्ड्स की इनकम जनरेट होती है, और जब हाउस होल्ड्स की इनकम जनरेट होगी तो वो उसको खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, और जब खर्चा करेंगे तो उसकी वजह से फिर दोबारा प्रोडक्शन की डिमांड आपके पास जनरेट होगी। तो इन तीनों मेथड पर, प्रोडक्शन मेथड को वैल्यू एडेड मेथड कह रहे हैं, इनकम जनरेशन इनकम मेथड आ गया, और एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीन मेथड से हमारे पास नेशनल इनकम निकालने के। क्या इन तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा? यस, क्योंकि सेम ही चीज है तो इसलिए आंसर सेम आएगा। हमने कहा वैल्यू एडेड मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, इन दोनों मेथड से क्या निकलता है? जीडीपीएमपी निकलता है। और इनकम मेथड से क्या निकलता है? दैट इज एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम निकलती है। ये अपने को पता है, यहां तक तो किसी कोई डाउट नहीं। ये याद रखना जरूरी है कि किससे क्या निकलता है, ताकि फिर बाद में अपन उसको कन्वर्ट कर सके। ठीक है। हमने कहा सबसे पहला मेथड आया हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। इसी को हम प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। इससे निकलता क्या है हमारे पास? जीडीपीएमपी। हमने कहा जीडीपीएमपी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर वैल्यू एडिशन मेथड में? जितनी भी फर्म्स है इकोनॉमी में, सारी फर्म्स का क्या निकाल लो? वैल्यू एडिशन निकालो। जितनी भी फर्म्स हैं, अगर एक इकोनॉमी में 10 फर्म्स हैं तो 10 के 10 फर्म्स का हम क्या निकाल लेंगे? वैल्यू एडिशन निकाल लेंगे, और उन सब का टोटल करने पर क्या आ जाएगा? जीडीपीएमपी आ जाएगा। तो हमने कहा वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं? तो वैल्यू एडिशन का तरीका सिंपल सी बात है, जो आउटपुट प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू, और जितना यूज किया इंटरमीडिएट कंजप्शन वो माइनस कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू एडिशन हुआ कितना। तो हमने कहा वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट के दो काम होंगे, क्या तो बेच देंगे या तो स्टॉक बढ़ जाएगा, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। अगर एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग दे रखा हो तो साइन चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत यहां तक? सेल्स पर बात करिए अपन ने, तो सेल्स में दो तरीके की सेल्स आती है, एक डोमेस्टिक सेल्स और एक एक्सपोर्ट्स। और डोमेस्टिक सेल में भी सेल टू प्रोड्यूसर सेक्टर, सेल टू हाउस होल्ड सेक्टर, सेल टू गवर्नमेंट सेक्टर। हमने कहा था इसमें अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है सेल्स बाय फर्म ए, तो इसका मतलब उसमें टोटल सेल है। सेल्स बाय फर्म ए तो क्या है उसमें? टोटल सेल्स है, सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें। एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सिर्फ लिखा है सेल्स बाय फर्म, इसका मतलब उसकी टोटल सेल्स है। लेकिन अगर ऐसा लिखता सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, तो ऐसे सिचुएशन में वो डोमेस्टिक सेल्स होती, तो हमें उसमें फिर एक्सपोर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है ना? ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सेल्स आ गया प्लस चेंज इन स्टॉक हो गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन में सिर्फ कौन से इनपुट्स लेंगे? फैक्टर इनपुट्स या नॉन फैक्टर इनपुट्स? हम नॉन फैक्टर इनपुट्स लेंगे। फैक्टर इनपुट्स या नॉन फैक्टर? नॉन फैक्टर इनपुट्स लेंगे। नॉन फैक्टर का मतलब है रॉ मटेरियल वगैरह आएगा इसमें, मशीन वगैरह की कॉस्ट नहीं आएगी, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट नहीं आएगी। हमने कहा अगर आपको ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दे रखा है विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 years, तो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसको किस चीज के लिए यूज करेंगे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है मतलब रॉ मटेरियल एक बार में यूज कर लेते हो आप, तो इनको इंक्लूड करेंगे। फिर इसमें भी सेम वही पॉइंट था, अगर परचेजेस बाय फर्म ए दे रखा है, दैट मींस टोटल परचेज है, उसमें इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी लिखा है, दैट मींस वो डोमेस्टिक परचेज है, उसमें इंपोर्ट्स हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। कोई डाउट यहां तक तो बताइए। ऐसा करने पर आपके पास में आएगा दैट इज जीडीपी एमपी, अच्छा वैल्यू एडिशन आ जाएगा। जितनी भी फर्म्स हैं उन सब का वैल्यू एडिशन ऐड कर दो। दो फर्म्स है, मान लो दो से ज्यादा का क्वेश्चन देता ही नहीं है, तो फर्म ए का वैल्यू एडिशन निकाल लो, फर्म बी का वैल्यू एडिशन निकाल लो, दोनों का टोटल कर दो, दैट इज जीडीपी एमपी। और उसके बाद जो निकालना चाहते हो वो आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन किया था अपन। एज्यूम करो इकोनॉमी में दो ही फर्म्स हैं, कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एफसी निकालना है। हमें ये तो बाद में देखना होता है निकालना क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस मेथड से निकलता क्या है जीडीपी एमपी। तो हमने कहा ये वैल्यू एडेड मेथड है, तो इसलिए लिख लिया कि भाई दो फर्म्स है, फर्म ए और फर्म बी, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन लिख दिया।
इसमें वैल्यूज डालते जाओ। सेल्स बाय फर्म ए, कौन सी सेल दे रखी है? टोटल सेल्स। क्या अब अलग से एक्सपोर्ट ऐड करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, फर्म बी ने से परचेज किया, किसने? फर्म ए ने। तो ये फर्म ए की परचेजेस है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? इंटरमीडिएट कंजप्शन। दिस इज डोमेस्टिक परचेज। अगर इंपोर्ट्स होते तो उसको अलग से उसमें ऐड कर दो। परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, फर्म बी ने फर्म ए से परचेज किया है, तो मुझे बताओ ये फर्म ए की सेल है, डोमेस्टिक सेल है? अच्छा, ये ऊपर जो सेल दे रखी थी क्या ये उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है? यस, ये ध्यान रखना था, कंफ्यूज बच्चा यहाँ पर आकर हो जाता है, सर यहाँ भी सेल्स दे रखी थी फर्म ए की, और ये भी तो फर्म ए की सेल्स है जो फर्म बी ने फर्म ए से खरीदा है। सेल्स तो है लेकिन ये डोमेस्टिक सेल है, वो टोटल सेल है, तो टोटल के अंदर ये डोमेस्टिक वाली सेल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेल्स बाय फर्म बी डायरेक्ट दे रखा था, तो टोटल सेल्स दे रखी फर्म बी की। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी में जरूरत पड़ जाएगी, हो गया सोल्व। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, है ना? सिंपल, कुछ नहीं करना। डिफरेंस -5, 95, ये 40 55, सेम यहाँ पे -10, देन 190, 60 ऑलरेडी है, -130, दोनों को ऐड कर दो, 55 + 130, 185 लैक्स जीडीपी एमपी आ गया। और अब जीडीपी एमपी हमें पता है, उससे हमें जीडीपी एफसी निकालना है, तो जीडीपी तो सेम है, सिर्फ मार्केट प्राइस से फैक्टर कोस्ट पे जाना है, तो माइनस क्या कर दो? एनआईटी को माइनस कर दो। एनआईटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्स गिवन था, सब्सिडीज गिवन नहीं है, तो जब सब्सिडीज अगर गिवन नहीं है तो जीरो मान लेंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज एनआईटी आ जाएगा, तो सेम आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए, क्लियर यहाँ तक? फिर अपन ने क्वेश्चन करे इसके, ठीक है, बड़े ध्यान से किए थे ये क्वेश्चंस अपन ने। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, दोनों का वैल्यू एडिशन निकालना है। परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रोड, क्या ये टोटल परचेज है या सिर्फ इंपोर्ट्स है आपके पास? ये इंपोर्ट्स हैं, ये टोटल परचेजेस नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है फ्रॉम अब्रोड 60, तो ये इंपोर्ट्स है, यहाँ पर ऐड कर लेंगे इंपोर्ट्स में। फिर हमारे पास है सेल्स बाय फर्म बी, क्या ये टोटल सेल्स है बी की? यस, तो इसके अलावा हमें एक्सपोर्ट्स का दोबारा ऐड करने की जरूरत है? नहीं, तो एक्सपोर्ट्स ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, ये डायरेक्ट ले लेंगे आपके पास सेल्स में 180, यहाँ पर कौन सा है? ये रहा फर्म बी, फर्म बी का निकालना था ना 180। आगे देखते हैं, परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, फर्म ए ने परचेज किया फर्म बी से, तो ये डोमेस्टिक परचेज है फर्म ए की, है ना? फर्म ए की क्या है ये? डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक परचेज लिख दिया, इंपोर्ट्स पहले था, डोमेस्टिक परचेज ऐड कर लिया, तभी टोटल आएगा। समझ में आ गया क्यों ऐड किया? क्योंकि वो सिर्फ इंपोर्ट्स थे और ये डोमेस्टिक परचेज, दोनों ऐड हो जाएंगे, टोटल परचेज आ जाएगी। क्या ये फर्म बी की सेल भी है? यस, लेकिन फर्म बी की सेल तो ऑलरेडी टोटल दे रखी थी, ऑलरेडी टोटल गिवन है, तो हमें इसको अलग से इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है क्या? नहीं। समझ में आ गया ना, जब टोटल दे दिया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे लिख दिया डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, तो डोमेस्टिक सेल्स लिखी आपने। एक्सपोर्ट्स बाय फर्म में क्या दोनों ऐड करनी पड़ेगी? यस, टोटल निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये दोनों ऐड कर दिया आपने 280। एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, हमें चाहिए होता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, साइन चेंज कर देंगे, तो ये आएगा -20, और ये आ जाएगा आपके पास क्लोजिंग, इसमें सही दे रखा है, ध्यान से देख लो, एक में उल्टा दे रखा है, एक में से। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, तो ये आपके पास 30 ही आएगा, तो एज इट इज 30 लिख दिया। परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, तो फर्म बी ने परचेज किया फर्म ए से, तो फर्म बी की तो परचेज है डोमेस्टिक परचेज, तो डोमेस्टिक परचेज के अंदर यहाँ पे लिख दिया आपने 100। और ये फर्म ए की सेल भी है, लेकिन फर्म ए की सेल तो अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं ना, डोमेस्टिक सेल के अंदर इंक्लूडेड होगा ये फर्म, है ना? तो ये ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज 280। कोई दिक्कत यहाँ तक? इन दोनों को निकाल दो, वैल्यू एडिशन पूछा था। फाइंड ग्रोस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, हमने कहा था परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स, बताओ फैक्टर इनपुट्स की परचेज को क्या लेते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन में कि नहीं लेते? नहीं लेते। परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स ले लेंगे, यस, इंटरमीडिएट कंजप्शन में आ जाएगा। सेल्स बाय फर्म ए टू अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब ये सेल टू प्रोड्यूसर सेक्टर है, डोमेस्टिक सेल्स है 10 लाख। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो जो परचेज किया था अपने यहाँ पे फैक्टर इनपुट्स का, उसके अंदर ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और ऊपर क्या दे रखा था? परचेज ऑफ नॉन फैक्टर, क्या बताया था कि कहां से परचेज किया? नहीं। और जब ना बताया तो अपन उसको टोटल माने या सिर्फ डोमेस्टिक मानो? टोटल, तो ये टोटल होगा 2 लाख,
तो अब क्या ये ऐड करने की जरूरत है, इंपोर्ट्स को ऐड करने की जरूरत है? नहीं। तो आपने देख, अगर यहाँ पे ऐसा देता परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए फ्रॉम या अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक, जैसे ऐसा लिखा है, तो ये लिख देता तो इसका मतलब ये डोमेस्टिक परचेज हो जाती। बट अभी कुछ नहीं लिखा, सिंपल लिखा है परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स का मतलब क्या होगा, कहीं टोटल, तो वो टोटल दे रखा है, तो इसलिए अपन को अब इंपोर्ट्स अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बात समझ में? तो यहाँ पे 2 लाख ले लिया। ये हो गया एक्सेस ऑफ इट्स ओपनिंग स्टॉक, साइन चेंज कर देंगे, -1 लाख ले लेंगे। बताओ कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, कि ये टोटल है या इसमें ऐड करने की जरूरत है, बस इतना दिमाग लगाना है। और उसके लिए मैंने सिंपल सा तरीका बताया, अगर सेल्स बाय फर्म ए लिखा है, परचेजेस बाय फर्म ए लिखा है, तो वो टोटल दे रखा है। अदरवाइज वो बताएगा कि दूसरी फर्म से खरीदा है तो वो डोमेस्टिक परचेज हो जाएगा, दूसरी फर्म को बेचा है डोमेस्टिक परचेज हो जाएगा, फिर हमें एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो करना कुछ नहीं है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर को दे रखा है, वैल्यू एडेड का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो नेट एनडीपी, ये हो गया एनडीपी एट एफसी, ये गिवन है। सबसे पहले क्या कर लो, जो हमें फॉर्मूले से निकलता है, तो वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलता है, जेडीपीएमपी। तो इस एनडीपी एफसी को किस में कन्वर्ट करो, जीडीपीएमपी में कन्वर्ट करो, ये कन्वर्ट करना आता है। अब उसके बाद फॉर्मूला लगा दो जैसे करते थे, जीडीपीएमपी का वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकल जाएगा, जीडीपीएमपी प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू डाल दो, आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे क्वेश्चन में ये करना। इसके बाद फिर अपन ने पढ़ा इनकम मेथड, फिर अपन ने इनकम मेथड पढ़ा। इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएफसी। कितने हेड बनाए इनकम मेथड में, 3। किस बेसिस पे बनाए, फैक्टर बेसिस पे, फैक्टर इनकम बेसिस पे, फैक्टर इनकम के बेसिस पे। तो हमने कहा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और फैक्टर इनकम के उनके बदले में 4 हैं, दैट इज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वेजेस को अलग से नाम दे दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और इन तीनों को अलग से नाम दे दिया ऑपरेटिंग सरप्लस। और कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं जो सब कुछ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ खुद का लगाते हैं, तो उनको 10 लाख रुपए टोटल बच रहा है। अब वो उसमें से कैसे बाइफरकेट करें कि इसमें से रेंट कितना, वेजेस कितनी, है ना, इंटरेस्ट कितना, प्रॉफिट आपके पास कितना, तो ये करने में उनको दिक्कत आएगी। तो अपन क्या करते हैं, उसका टोटल ले लेते हैं पूरा का पूरा 10 लाख। बात समझ में आ गई ना, कि अपोर्शन करने में एक इंसान लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप सब खुद का लगा रहा है, और टोटल वो 10 लाख उसका रिटर्न आ रहा है। अब उस 10 लाख में बाइफरकेशन कैसे करे कि कितनी मेरी वेजेस, कितना इंटरेस्ट, कितना प्रॉफिट, कितना आपके पास में रेंट, तो उसको कैसे बाइफरकेट करेगा? तो उसको बाइफरकेट करने के बजाय अपन क्या करते हैं, कलेक्टिवली ले लेते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम। चारों का मिक्सचर है, दैट इज मिक्स्ड इनकम या इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो ये 3 हेड बनाने सीख लिया अपन ने, वेजेस का नाम दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम या इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। कोई डाउट यहां तक किसी? फिर अपन ने बात करी कि ऑपरेटिंग सरप्लस में तो ये आ ही गया, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, और रेंट के साथ रॉयल्टी भी ले लेते हैं, तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट अगर दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा, प्रॉफिट्स की बात करें, तो हमने कहा प्रॉफिट्स में क्या होगा आपके पास में, अगर ना बताए तो जो उसके यूजेज हैं, टैक्स पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उन तीनों को ऐड कर दो। तो अपन ने कहा कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स या कॉर्पोरेट सेविंग्स, कुछ भी नाम से दे तो वो उसको ऐड कर लो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कुछ चीजें आते हैं, जो भी हम वेजेस एंड सैलरीज इन कैश दे रहे हैं, इन काइंड दे रहे हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी सैलरीज एंड वेजेस में इंक्लूडेड है, इसलिए वो नहीं आएगा आपके पास। जबकि पेंशन ऑन रिटायरमेंट आपके पास आएगी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट आपके पास इंक्लूड होगा। क्यों होगा? क्योंकि पेंशन ऑन रिटायरमेंट हर किसी को नहीं मिल रही, जिसने काम किया है, सर्विस दी है, सिर्फ उसी को मिलेगी। तो दिस इज फैक्टर इनकम, इसको इंक्लूड करेंगे। बोनस टू एम्प्लॉयज है, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद तो कुछ था ही नहीं, इसके अंदर भी नॉर्मल था। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया था ना, पीएफ अकाउंट का क्यों नहीं लेते, ये एम्प्लॉय का ही क्यों लेते हैं। फिर अपन ने क्वेश्चन किए कुछ इस पर बेस्ड, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम, क्या क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक इनकम दैट इज एनडीपीएफसी, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम दैट इज जीडीपीएफसी, नेट नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनएनपीएमपी।
ये कुछ दे रखे हैं आपको आइटम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, तो क्या करें, एनआईटी निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 7200। डेप्रिसिएशन दे रखा है, कन्वर्जन के लिए चाहिए, तो ये जो तीन चीजें हमें कन्वर्जन के लिए चाहिए होती है हम सेपरेट लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन 1700। मिक्स्ड इनकम दे रखा है आपको, तो आपने चार्ट में बना दिया कि मिक्स्ड इनकम आपके पास में, अच्छा इसमें दे ही रखा है आपके पास में, देखो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये आपके पास हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस इज एनएफआईए, ये फ्रॉम दे रखा है ध्यान से, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा -300। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इन तीनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। भाई मिक्स्ड इनकम दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है, तो इन तीनों को ऐड करते ही क्या आ जाएगा आपके पास, एनडीपीएफसी आ जाएगा। तो एक तो जो आपके पास नेट डोमेस्टिक इनकम निकालना था वो तो आ गई 62,000। फिर अपने पास में नेट ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, तो प्लस डेप्रिसिएशन कर दो, तो जीडीपीएफसी निकालना है, प्लस डेप्रिसिएशन कर दिया। तीसरे में आपको नेट नेशनल इनकम एनडीपी एनएनपीएफसी, तो एनएनपीएफसी निकालना है, तो आपने कन्वर्ट करके निकाल दिया। बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर, समझ में आ गया? ये हो गया अपने पास। इसके बाद ये क्वेश्चन किए अपन ने। क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना? सिंपल सी बात है। चार्ट के अंदर करना क्या होता है आपको, नीचे तब जाना होता है किसी भी चार्ट के अंदर जब हमें ऊपर वाली वैल्यू ना पता हो। अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पता है तो फिर नीचे उसके कंपोनेंट्स को इग्नोर करना है, अगर गिवन है तब भी। जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो नीचे रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट गिवन हो तब भी उसको इग्नोर करना है। अगर नहीं दे रखा होता ऑपरेटिंग सरप्लस तो उन तीनों को ऐड करते, और प्रॉफिट्स नहीं दे रखा होता तो उसके नीचे तीन कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। बट प्रॉफिट्स गिवन है तो फिर डिविडेंड गिवन हो तो उसको आप एक्सक्लूड करेंगे, इग्नोर करेंगे। इस चार्ट में हमें क्या करना होता है, अगर ऊपर का पता है हमें वैल्यू, ये वाली वैल्यू पता है तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है, और इसकी वैल्यू नहीं पता हो तो ये तीनों को ऐड कर दो। प्रॉफिट्स अगर पता है तो फिर नीचे जाने की जरूरत नहीं है। चार्ट में नीचे तभी जाते हैं जब अपने को ऊपर की वैल्यू गिवन ना हो, ना पता हो। इसके बाद ये 19 को भी हमने सिर्फ क्वेश्चन किया। अच्छा एक्सपेंडिचर मेथड भी 19 में किया, 19th लेक्चर। देखो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। इसमें कितने हेड हैं, चार हेड हैं। ये चार हेड बनाने का जो बेस है वो क्या रखा अपन ने, दैट इज फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो फोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। हमने कहा हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चे को क्या कहते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर अपन ने बात करी गवर्नमेंट सेक्टर के खर्चे को क्या कहेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर सिर्फ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखा हो तो वो दोनों इंक्लूडेड होंगे। हमने कहा प्रोड्यूसर सेक्टर के खर्चे को क्या कहते हैं अपन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। फिर हमने कहा फोर्थ जो आपके पास हेड है दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के खर्चे को क्या कहेंगे हम, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर हमें नेट इंपोर्ट्स दे रखा हो तो अपन साइन चेंज कर देंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम रखा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम रखा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या नाम रखा हमने, दैट इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक या एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। हमने कहा फिक्स, ये फिक्स वर्ड ध्यान से पढ़ना। अगर फिक्स वर्ड दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा, बट अगर फिक्स वर्ड नहीं दे रखा तो डायरेक्टली आप ऊपर वाली वैल्यू को ही ले लेंगे, फिर चेंज इन स्टॉक उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आपने कहा इसका ये रेयरेस्ट दे सकता है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के भी तीन पार्ट हो सकते हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ना, रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स। ये तीन दे रखे हो सकते हैं तो उनको ऐड कर लेंगे। तो ये आपके पास में तीसरा मेथड भी आपके पास क्लियर हो गया। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ी, इनकी प्रिकॉशंस पढ़ी। ये मेथड देख सकते हैं आपको किसी को अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो। ठीक है, ये आपके पास सिंपल सा दे रखा था, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट लिख दिया। प्रॉफिट दे रखा है, ये इनकम मेथड का यहाँ पे नहीं आएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट लिख दिया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कन्वर्जन में चाहिए, एनआईटी लिख लो। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मुझे बताओ क्या चेंज इन स्टॉक अलग से ऐड करूं या ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्योंकि ये तो ये वाला दे रखा है, ये 50 तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए, ये डायरेक्ट दे रखा है -50। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है, ये
डेप्रिसिएशन 70, नेट इंपोर्ट्स तो क्या कर दें, साइन चेंज कर दें तो -30 ले लिया, टोटल करके जीडीपी एमपी आ जाएगा। पूछा क्या था आपसे, नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एफसी, और कन्वर्ट कर दो। किसी को कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में तो बताओ, है ना, एक क्वेश्चन तो इसका पक्का पक्का आना ही है। फिर अपन ने कुछ इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाली बात भी करी थी। अपन ने कहा डोमेस्टिक इनकम में ये सब देखें कि प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ कंट्रीज बैंक इन अदर कंट्रीज, एक कंट्री के बैंक दूसरी कंट्री में हैं तो डोमेस्टिक इनकम में आएगा या नहीं आएगा, ये देखना। देखो प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ कंट्रीज बैंक इन अदर कंट्रीज, तो प्रॉफिट फैक्टर इनकम है, यस। जो ब्रांच है कंट्री के बैंक की ब्रांच बाहर है, क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट है वैसे, यस बाहर है, लेकिन क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा, नहीं, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर इसको नेशनल इनकम में बात आ रही होती तो इसको इंक्लूड करते, क्योंकि वहां पर नॉर्मल रेजिडेंट है, ये कहीं से भी कमाए तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हो जाते। तो ये तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, बाद में मैंने इसके क्वेश्चंस की काफी लिस्ट भी करवाई आपको, ठीक है। प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, हमने कहा टोटल कितनी प्रिकॉशन है वैल्यू एडेड मेथड में, 6 हैं। याद करने का तरीका दो दो दो, हमने याद करने का तरीका दो दो दो, पहले दो किस पर, सेकंड हैंड गुड्स, अगले दो किस पर, सेल्फ कंजप्शन, और बाकी दो सेपरेट। हमने कहा यहाँ पर सेकंड हैंड गुड्स में 2 पॉइंट आए, पहला वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, दूसरा कमीशन अर्न्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड। रीजन समझ में आ गया था, ये जिस साल के अंदर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किए होंगे उस टाइम इंक्लूड हो गए होंगे, और कमीशन एंड ये फैक्टर सर्विस है और ये फर्स्ट टाइम सर्विस है तो इसलिए ये इंक्लूड हो जाएगा। सेल्फ कंजप्शन, अगर सर्विसेज का सेल्फ कंजप्शन हुआ है दैट इज सेल्फ कंजप्शन ऑफ सर्विसेज, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जबकि गुड्स के केस में वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है, जैसा एसी हमने मार्केट के लिए प्रोड्यूस किया वैसा ही तो हम खुद यूज कर रहे हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू इजीली डिटरमाइनेबल है, तो उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। 2 पॉइंट अलग से पढ़े थे कि सिर्फ और सिर्फ आपने कौन सा लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है, सॉरी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड है। और इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, हर घर की रेंटल वैल्यू होती है, उसको इंक्लूड कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ से? वैल्यू एडेड मेथड में 6 प्रिकॉशन, पहले 2 पॉइंट सेकेंड हैंड गुड्स, दूसरे 2 पॉइंट सेल्फ कंजप्शन, अगले 2 पॉइंट सेपरेट। सेकेंड हैंड गुड्स में पहला पॉइंट पड़ा वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, कमीशन अर्न्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड हो जाएगा। फिर अपने सेल्फ कंजप्शन ऑफ सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड, सेल्फ कंजप्शन ऑफ गुड्स दैट इज ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्लूडेड, और अगले 2 पॉइंट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू लेनी है आपने, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड, एंड लास्ट में का इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इंक्लूडेड। फिर अगले में अपन ने पढ़ा आपके पास में कौन सा मेथड प्रिकॉशंस पढ़े, इनकम मेथड। इनकम मेथड की टोटल प्रिकॉशंस कितनी है, 10। याद करने का तरीका 3 2 3 2, याद करने का तरीका 3 2 3 2, पहले 3 कॉमन, अगले 2 चार्ट से, अगले 3 तरीके की इनकम नहीं लेनी, और अगले 2 पॉइंट सेपरेट। हमने कहा 3 पॉइंट कॉमन इंक्लूडेड वाले, सब में से एक एक ले लो इंक्लूडेड वाले। कमीशन एंड अर्न्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, दूसरे में क्या लेंगे, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और तीसरे में इंप्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस, तीनों इंक्लूड हो जाएंगे। फिर अगले 2 पॉइंट चार्ट से थे, मींस अगर हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को ले लिया तो उसके कंपोनेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर अपने प्रॉफिट्स को ले लिया तो उसके कंपोनेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 तरीके की इनकम नहीं लेंगे, ट्रांसफर इनकम, इलीगल इनकम, और कैपिटल या विंडफॉल गेन को इंक्लूड नहीं करेंगे। और 2 पॉइंट सेपरेट थे कि इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयज नहीं लेते क्योंकि वो ऑलरेडी उसके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्लूडेड था। दूसरा फिर आ गया ब्रोकरेज अर्न्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, जस्ट लाइक जैसे कमीशन वाला था सेम पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। हाँ शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदने का जो खर्चा होता है उसको नहीं करते, बट उसके ऊपर जो ब्रोकरेज है उसको हम ले लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड थी, कितनी प्रिकॉशंस है, 5। याद करने का तरीका क्या है अपना, 3 2, तो हमने कहा था 3 तरीके के खर्चे नहीं लेंगे, तो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स, एंड एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ये 3 तरीके के खर्चे हम इंक्लूड नहीं करते। कौन कौन से, एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, एंड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट। फिर अपन ने कहा 2 पॉइंट सेपरेट है, तो 2 पॉइंट सेपरेट सिर्फ और सिर्फ कौन से खर्चे लेंगे, फाइनल एक्सपेंडिचर लेंगे, और जो हमने ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किया है उनकी जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी उसको इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से अपने को प्रिकॉशंस भी याद हो गई थी, और फिर उसके बाद अपन ने ये लिखना स्टार्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिखे थे
कि अगर एक इंडिविजुअल को कुछ पैसा मिल रहा है बाहर से, उसकी फैमिली, उसका वहां पे कोई अर्न कर रहा है और वो अपनी फैमिली को यहाँ इंडिया में भेज रहा है, तो वो इंडिया वाले में क्या है, इंडिया वाले लोगों के लिए ट्रांसफर पेमेंट है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन लोन्स ऑफर टू हिम फॉर परचेज ऑफ मोटर बाइक, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? कोई भी लोन आपको देखना है, जब लोन लेते हैं तो उसको किस पर्पस के लिए यूज किया है। अगर कंजप्शन पर्पस के लिए यूज किया तो उसको नहीं लेंगे, और अदरवाइज अगर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किया होता तो लेंगे। अब जैसे कोई फर्म ले, कोई बिजनेस अगर लोन ले रहा है बैंक से और उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो प्रोडक्टिव पर्पस है, इंक्लूड होगा। अगर बैंक इंडिविजुअल को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो क्योंकि बैंक ने भी वो पैसा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज किया इसलिए वो उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। बस एक इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, कौन सा? जो इंडिविजुअल पे करता है। जो इंडिविजुअल पे करता है वो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि वो लोन लेता है कंजप्शन पर्पस के लिए। कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड नहीं होता, बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है। बच्चा बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है और फेवरेट क्वेश्चंस में से है। पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बाय फॉर्म नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट की मैंने आपको बात बताई थी कि ये दोनों होते हैं, फाइनल भी होता है, इंटरमीडिएट भी होता है, बट एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन अपन इसको इंक्लूड कर लेते हैं। फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह जो दे रहे हैं, उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बाकी सब क्लियर है। फिर ये आ गया था लास्ट, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब क्या? काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड मोर देन वंस। एग्जाम्पल लिया था कि फार्मर ने सीड से वीट ग्रो किया, 400 रुपए में फ्लोर मिल वाले को दे दिया, इसने वीट से वीट फ्लोर बना लिया, 600 में आगे बेकर को दे दिया, वीट फ्लोर से बिस्किट्स बना लिया और बिस्किट बनाकर आगे 800 में शॉपकीपर को दे दिए, शॉपकीपर ने वही बिस्किट 800 से 900 में कस्टमर को सेल कर दिए। फिर अपन ने बात करी यहाँ पे कि अब ये प्रॉब्लम अगर अपन ये सारी वैल्यूज को इंक्लूड कर दें, 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2700। डबल नहीं हुआ, काफी टाइम्स हो गया। हमने कहा हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। दो तरीके हमारे पास, एक फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में सिर्फ क्या करो, इन द टर्म्स ऑफ एंड यूज, एंड यूज के रेस्पेक्ट में देखो फाइनल आउटपुट कौन सा है, दैट इज बिस्किट्स इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर, तो सिर्फ 900 रुपीज की वैल्यू इंक्लूड करेंगे। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ देयर एंड यूज आर टू बी कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। इन द अबव एग्जांपल biscuits sold to the customer is the final good, therefore only the value of biscuits rupees 900 will be included in the estimation of GDP। फिर वैल्यू एडेड मेथड में क्या करेंगे, सिर्फ सबने जितनी जितनी वैल्यू ऐड की है उतना इंक्लूड करना है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री ऑफ द कंट्री इज टू बी कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। एग्जांपल के अंदर स्टेज में ये ऐड करके दिखा दिया था 900, दोनों तरीके से 900 ही आएगा। और फिर अपन ने ये इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले पॉइंट्स पढ़े थे। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? ये इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले पॉइंट्स भी समझ पा रहे हैं, अब कर पा रहे हैं? इनकी प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्लियर? तो अब मुझे लगता है आप लोगों का बिल्कुल 100% एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो चुकी है मेरी तरफ से।